बताएगा क्या होती है? रेज योर हैंड। बताओ ध्रुवी, बताओ। सर ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो जो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो और परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। ठीक है। ईएम और वेव क्या सर होती है? हाँ और बताओ। स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय ठीक है 10 टू पावर ठीक 8। है ठीक है ठीक है। ईएम वेव की स्पीड लाइट की स्पीड की इक्वल है, और लाइट की स्पीड भी उसकी इक्वल है जो वैक्यूम में होती है। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, ये हर जगह नहीं होती, ओनली वैक्यूम में होती है। अगर वाटर के अंदर लाइट जाएगी ना तो स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट की कम हो जाती है। ठीक है। तो ईएम वेव इज ए वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of motion, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ईएम वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना तो इस डायरेक्शन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, कल हमने डायग्राम में भी पढ़ा था। ठीक है। अब पढ़ेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है, ये डिटेक्ट करता है ईएम वेव को कि कहीं पे ईएम वेव है या नहीं, उसको डिटेक्ट करेगा। दिस एक्सपेरिमेंट यूज टू डिटेक्ट ईएम वेव, कि ईएम वेव है या नहीं उनको डिटेक्ट करने का काम आता है। कैसे करेगा डिटेक्ट, चलो देखते हैं। इसका डायग्राम, ये एलसी कोयल है, और एलसी कोयल तो हमने पढ़ रखी है। एलसी ऑसिलेशन जिसमें पढ़े थे ना, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, वही कोयल है। इसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर है। यहाँ से हम इनपुट देंगे, इनपुट यहाँ से देंगे। ठीक है। यहाँ से आगे कनेक्शन है, यहाँ पर ब्रास स्फीयर है, ब्रास के स्फीयर, ब्रास स्फीयर, ये दोनों ब्रास स्फीयर है। इसके ऊपर मेटल की प्लेट लगा रखी है, मेटल की प्लेट, यहाँ पर भी मेटल की प्लेट, मेटल प्लेट लगा रखी है। सेम साइज के हैं दोनों, बोथ आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, मेटल प्लेट है। यहाँ पे एक डिटेक्टर है, यहाँ पर डिटेक्टर है, मतलब ईएम वेव को डिटेक्ट करेगा ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है। ये स्फीयर है, इसको नाम S1 दे दिया, ये S2 है, S1 है एंड S2 आर टू ब्रास स्फीयर, दीज आर कनेक्टेड विद मेटल प्लेट, पैरेलल मेटल प्लेट है दोनों। और स्फीयर, बोथ स्फीयर कनेक्टेड विद एलसी कोयल, इसको इंडक्शन कोयल भी कहते हैं, इंडक्शन कोयल। ठीक है, इंडक्शन होगा यहाँ पे। तो ये प्राइमरी है ना, एलसी ऑसिलेशन में ये प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। तो इसके अंदर है एलसी ऑसिलेशन की कोयल। यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर हमने दिखा नहीं रखे, मतलब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के अंदर एक तो एलसी कोयल है, ये कोयल ब्रास स्फीयर से कनेक्टेड है, ब्रास स्फीयर मेटल से कनेक्टेड है, मेटल की प्लेट है ये, और यहाँ पे डिटेक्टर है, बीच में खाली जगह है, यहाँ पे डिटेक्टर है। खाली जगह का मतलब वैक्यूम है यहाँ पे ना, वैक्यूम नहीं कह सकते, गैस है यहाँ पर। क्या है, गैस है, गैस। जैसे एटमोस्फेयर है ना, एटमोस्फेयर की तरह की गैस है, एटमोस्फेयर में गैसें होती हैं, ऐसे गैस है। चलो देखो फिर इसमें किस तरह से डिटेक्ट करता है, कैसे पता लगता है कि यहाँ पे ईएम वेव है या नहीं, किस तरह से पता करेगा। देखो, जैसे ही हम यहाँ से करंट पास करेंगे, करंट पास करेंगे तो यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन होंगे, डिस्चार्ज होगा, फिर ये डिस्चार्ज, इस तरह से पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर एलसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। इन ऑसिलेशन की वजह से, इन ऑसिलेशन की वजह से ये स्फीयर है, ये आयनाइज हो जाएंगे, क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना, तो स्फीयर आयनाइज हो जाएंगे। तो एलसी ऑसिलेशन की वजह से, एलसी ऑसिलेशन की वजह से स्फीयर है वो आयनाइज हो जाएगा, स्फीयर है वो आयनाइज हो जाएगा।
तो इन स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा, और इन स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा तो इन मेटल प्लेट पे भी चार्ज। तो ये मेटल प्लेट इसलिए है कि इन पे चार्ज इकट्ठा हो जाए, तो इस तरफ भी चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इस तरफ भी चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और ये चार्ज इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा कि इन स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ही तो होता है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। किससे होगी फिर दोबारा देखो, जैसे ही हम यहाँ से इनपुट देंगे, करंट देंगे, एलसी ऑसिलेशन की वजह से इन स्फीयर पे चार्ज आएगा, है ना। इन स्फीयर पे चार्ज आएगा तो चार्ज इन मेटल प्लेट पे चला जाएगा, और यहाँ पे चार्ज है ना, इसकी वजह से यहाँ पे बीच में मैंने क्या बताई थी, गैस है। यहाँ पे बीच में क्या है, गैस है। तो इन पे चार्ज की वजह से यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज। तो यहाँ पे चार्ज आया, उससे बना पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे। और गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, गैस मॉलिक्यूल आयनाइज होने का मतलब जैसे एक मॉलिक्यूल था, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, इस पे नेगेटिव भी आ सकता है। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। इन ऑसिलेशन की वजह से इन स्फीयर पे चार्ज आया, यहाँ पे चार्ज आने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बना, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, एज ए बैटरी बन गई। इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे भी जो गैस के मॉलिक्यूल थे ना, इस गैस के मॉलिक्यूल थे वो आयनाइज हो गए, और ये आयनाइज हो गए। तो आयनाइज अगर एक पॉजिटिव हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो यहाँ पे भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। ऑसिलेशन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया, फिर दोबारा आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव बन गया था ना, आपस में मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल होने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेटअप है पहले से ही पोटेंशियल डिफरेंस तो बना हुआ है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर दोबारा आयनाइज हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग होगा और फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे चलती रहेगी। इस ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हुआ। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे भी जो एटमोस्फियरिक गैस थी ना, गैस के मॉलिक्यूल थे वो आयनाइज हो गए, और आयनाइज होने की वजह से यहाँ पे आयनाइज होने की वजह से यहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुए। ऑसिलेशन का मतलब एक बार चार्ज बनेगा, फिर न्यूट्रल, फिर चार्ज बनेगा, फिर न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल बनेगा तो कुछ तो एनर्जी बनेगी ना, पहले पॉजिटिव नेगेटिव है, अभी न्यूट्रल हो गया तो एनर्जी कुछ बनेगी, वो एनर्जी यहाँ पे आगे जाएगी, वो एनर्जी यहाँ पे आगे जाएगी, और वो एनर्जी यहाँ पे आगे जाएगी तो एज ए ईएम वेव जाएगी, एज ए ईएम वेव। तो ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि ईएम वेव आई है। तो ये ईएम वेव कैसे बनी, ईएम वेव कैसे बनी, ईएम वेव का मतलब ऐसी वेव बन गई जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है, ऐसी वेव बन गई। तो ये वेव किसकी वजह से बनी, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हुए थे ना, गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हुए थे, फिर दोबारा वो न्यूट्रल हो गए, फिर आयनाइज हो गए, फिर न्यूट्रल हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे ईएम वेव बन गई। इस ईएम वेव को कौन डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या डिटेक्ट करता है, ईएम वेव को। ईएम वेव कैसे बढ़ती है, इनपुट देंगे तो एलसी ऑसिलेशन बढ़ेंगे, और ये एलसी सर्किट है, ये ब्रास स्फीयर से कनेक्टेड है, ब्रास स्फीयर। ड्यू टू एलसी ऑसिलेशन a potential difference is built up on the brass sphere, and due to this potential difference the gas molecule ionizes। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल हो आयनाइज हो जाएंगे, और गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद दे गेट न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रलाइज होंगे, और न्यूट्रलाइज होंगे तो इनसे कोई एनर्जी तो बनेगी, और जो भी एनर्जी बनेगी उससे ईएम वेव बनेगी। इस ईएम वेव को डिटेक्ट कौन करेगा, दिस डिटेक्टर विल डिटेक्ट द ईएम वेव प्रोड्यूस्ड बिटवीन ब्रास स्फीयर। तो देखो इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, इसमें इतना ही पूछेगा, ये डायग्राम बना के और इसके बारे में ये बताना। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, ठीक है। तो व्हाट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट ईएम वेव। हाउ वी विल डिटेक्ट ईएम वेव, बाय यूजिंग दिस सेटअप। दिस सेटअप कंसिस्ट ऑफ LC coil which is connected with brass sphere, and these brass sphere are connected with metal plates, and a detector is there to detect EM wave which is produced between brass sphere due to ionization of a gas molecule। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ EM wave।
प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टी तो हमें पहले से पता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था। तो एक प्रॉपर्टी तो आज विवेक ने बता दी थी स्टार्टिंग में कि ईएम वेव की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट की स्पीड से चलती है ना। ईएम वेव की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी स्पीड है ना वो लाइट की स्पीड के इक्वल है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो हमें पता लगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि ईएम वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं। तो ऐसी कोई वेव बताओ, ऐसी कौन सी वेव होती है जिसमें पार्टिकल की ऑसिलेशन उसकी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है। ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। कौन बताएगा? जिस वेव में पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। 11th में पढ़ चुके हो, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। तो ईएम वेव हो कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव इज ए वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसका नेचर है वेव का वो वेव नेचर है। इसका नेचर है वो वेव नेचर है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि इसको हम पोलराइज कर सकते हैं। ईएम वेव कैन बी पोलराइज। ईएम वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज क्या होता है? जैसे थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जैसे आयनाइजेशन पढ़ा था ना, इसी तरह से पोलराइजेशन भी होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब अभी बताते हैं पोलराइजेशन का मतलब। पोलराइजेशन केमिस्ट्री में पढ़ रखा तुमने। पोलराइजेशन का मतलब उसका चार्ज सेपरेट हो जाता है अलग अलग, और चार्ज अलग अलग सेपरेट हो जाता है तो कैसे करेंगे? देखो, केमिस्ट्री में इस तरह से पढ़ रखा है तुमने कि पोलराइजेशन का मतलब ये होता है नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, है ना पोलराइजेशन। तो ईएम वेव का पोलराइजेशन भी इसी तरह है। कैसे है? ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इनको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो ईएम वेव कैन बी पोलराइज्ड। क्या क्या प्रॉपर्टी ईएम वेव की? ईएम वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इट हैज ट्रांसवर्स नेचर, इट हैज वेव नेचर, इट कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्स नेचर, ईएम वेव का जो ट्रांसवर्स नेचर है ना, ये अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे प्रूव करके दिखाएंगे? हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ईएम वेव अगर इस डायरेक्शन में चल रही है ना तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर ही ऑसिलेट करते हैं। ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ट्रांसवर्स नेचर, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूव करवाते हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, चलो देखते हैं फिर। इसके अंदर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। एक क्यूब बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ले लिया हमने। इनको नाम दे देंगे हम। यहाँ से नाम दे देंगे ए बी सी डी, यहाँ से ई एफ जी एच, जितने भी कॉर्नर इनको नाम दे दिया हमने। तो हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि ईएम वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि ईएम वेव हो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना। और ईएम वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वो एक तो इस फेस को क्रॉस करेगी और एक इस फेस को क्रॉस करेगी, है ना। फ्लक्स इन दो फेस में से आएगा, क्योंकि ईएम वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऊपर वाली सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके नीचे से निकल जाएगी या फिर ऊपर से।
इस साइड वाली सरफेस को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इसके आगे से निकल जाएगी या पीछे से। ओनली इन दो सरफेस को क्रॉस कर सकती है जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो हमने कंसीडर कर लिया EM वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमने कंसीडर कर लिया। EM वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये लिखेंगे, हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और EM वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे अब कि इस पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो पूरी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds, और क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ पे आएंगी उतनी यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, है ना। जितनी लाइन यहाँ पे अंदर आएंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी क्योंकि इसके अंदर चार्ज तो है नहीं। अगर यहाँ पे चार्ज हो तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज है नहीं, इधर से आई है EM वेव, है ना। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो क्लोज सरफेस का लिया हमने, ये क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस का लिया है तो ये सारी सरफेस ले लो और सभी को ऐड कर दो तो क्लोज हो जाएगी। जैसे एक सरफेस ये है, एक ये है, एक साइड वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक इस तरफ वाली, सारी सरफेस के फ्लक्स को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो सरफेस क्लोज हो जाएगी ना। तो ऐड करके सोल्व करते हैं इसको। चलो फिर सोल्व करते हैं। तो कितनी सरफेस इसके अंदर, ट्यूब के अंदर 6 सरफेस होती हैं, तो 6 सरफेस का अलग अलग लेके ऐड कर दो तो क्लोज सरफेस बन जाएगी। तो देखो फिर हम फ्लक्स लेंगे E.ds, एक तो इस सरफेस का ले लेते हैं, सबसे पहले इसका ले लेते हैं, सिमेट्री से रहेगी ABCD, इस सरफेस का लेते हैं ABCD, तो ये है ABCD का, ठीक है। फिर इसका ले लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E.ds, ये कौन सी है, EFGH, लिख लेते हैं EFGH, इस सरफेस का है ये। प्लस में ये आगे वाली सरफेस ले लो, आगे वाली सरफेस लेंगे तो ABFE, ABFE, इसका भी E.ds। ये पीछे वाली ले लो जो पीछे बच गई, CDHG, तो CDHG ये भी ले लिया हमने। 4 होगी, 2 रहेगी, कौन सी 2 रहेगी अभी देखते हैं। देखो हमने ये ले ली, ये दोनों ले ली, अब ये नीचे वाली बच गई, बिल्कुल नीचे है ना वो बच गई, ADHE, तो प्लस में ADHE, इसका फ्लक्स। प्लस में सबसे ऊपर वाली बच गई BCGF, इस तरह से ले लिया। और टोटल फ्लक्स मैंने बताया था जीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जितनी लाइन एंटर करेंगे उतनी बाहर निकल जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स जीरो है ना, ये जीरो है। ये क्लोज सरफेस बनानी थी इसलिए अलग अलग सरफेस लेके सभी को ऐड कर दो, क्लोज हो गया अपने आप, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। तो इसमें देखो किसी को कोई डाउट है तो, हर कोई सरफेस के नीचे अलग अलग नाम दे दिया, टोटल 6 सरफेस है, 6 की 6 हमने ऐड कर ली, तो क्लोज सरफेस का हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको अब आगे सोल्व कर लेते हैं हम, तो चलो सोल्व करते हैं। देखो डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा, डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा, हर जगह कोस थीटा आएगा डॉट हटाएंगे तो। और वैसे हमने बहुत पढ़ रखा पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि EM वेव अगर इस डायरेक्शन में है ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों सरफेस को क्रॉस करेगा, बाकी को क्रॉस नहीं करेगा, और बाकी को क्रॉस नहीं करेगा तो बाकी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। तो कौन सी सरफेस को क्रॉस करेगा, ABCD, एक तो इसको क्रॉस करेगा ABCD, दूसरा इसको क्रॉस करेगा EFGH, इसको क्रॉस करेगा, बाकी सरफेस को क्रॉस ही नहीं करेगा, नहीं करेगा तो बाकी का फ्लक्स जीरो, तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, है ना। तो टोटल फ्लक्स तो ये बच गया बस इन दोनों का, इन दोनों का बच गया तो लिख लो नीचे, इन दोनों का जो भी फ्लक्स बच गया वो लिख लो। EDS, ये ABCD, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD, EFGH, ठीक है। और बाकी का तो देखो जीरो है, सभी का जीरो है, तो प्लस में जीरो इज इक्वल टू टोटल का भी जीरो है, हो गया जीरो, ठीक है।
अब ये हमारे पास दो सरफेस है, इनका हम डॉट हटाएंगे। अब इनका डॉट हटाएंगे, तो चलो डॉट हटाते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंटर करता है ना, जो एंटर करता है उसको ई एक्स मान लो, जो बाहर निकल रहा है उसको ई एक्स डैश मान लो। जो यहाँ से एंटर करता है उसको ई एक्स, बाहर निकल रहा है उसको ई एक्स डैश मान लो। ठीक है, अब देखो डॉट, ये वाली सरफेस है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया में क्या एंगल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया में क्या एंगल है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में माना हमने और सरफेस एरिया की भी डायरेक्शन यही है, दोनों में एंगल 0। तो यहाँ पे cos 0 लिखेंगे, cos 0 1 होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही बनेगा ईडीएस, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। ठीक है, ये ई एफ जी एच है ना, यहाँ पे देख लो ई एफ जी एच, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है, देखो ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन ये तो एक क्लोज क्यूब है, और क्लोज क्यूब है तो इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर है, और सरफेस एरिया की अगर डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सरफेस एरिया इधर है, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। तो यहाँ पे डॉट हटाएंगे तो cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस। तो ये लिख लेते हैं ई डी एस, जो बाहर निकल रहा है वो ई एक्स डैश है, अंदर एंटर कर रहा है वो ई एक्स, तो बाहर तो ये निकल रहा था, तो इसको ई एक्स डैश, और अंदर एंटर कर रहा वो ई एक्स ले लिया हमने। टोटल फील्ड कितना है, टोटल फ्लक्स कितना है, 0। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको हम इधर ले गए, इतना बच गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का था ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन काट दो, दोनों तरफ से सरफेस एरिया भी काट दो। क्यों काट दिया सरफेस एरिया, क्यूब है और सरफेस एरिया सेम है दोनों का, है ना, तो सरफेस एरिया हमने काट दिया। क्या बच गया, इधर बच गया ई एक्स, इधर बच गया ये ई एक्स डैश है, इधर बच गया ई एक्स डैश और इधर ई एक्स। तो हमारे समझ में ये आया कि ई एक्स डैश और ई एक्स इक्वल है, दोनों इक्वल है। चलो देख लो, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा था ना उतना ही बाहर निकल रहा, दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब कांस्टेंट है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, इतना आ गया। अब एक बार दोबारा से देख लो, हम प्रूव करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये होता है ईएम वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया कि ईएम वेव इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ईएम वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ईएम वेव इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ऐसा हमने ले लिया। और रिजल्ट निकालेंगे तो गलत आएगा, गलत आएगा इसका मतलब ईएम वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ये प्रूव हो जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में ले लिया। फिर हमने क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, और इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज है तो ये आगे वाली एक सरफेस ले लो, ये सरफेस ले लो, ऐसे अलग अलग सरफेस लेके सभी को ऐड कर दो, क्लोज सरफेस बन जाएगी। कर दिया हमने ऐड। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स एक्सिस में है तो इन दो सरफेस को क्रॉस करेगा, बाकी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो बाकी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सभी का 0 ले लिया, ओनली 2 का बच गया, तो इन 2 का बच गया। इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसका डॉट हटाएंगे तो cos 0 आएगा, इसका डॉट हटाएंगे तो cos 180 आएगा। cos 0 1 होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। cos 180 -1 होता तो यहाँ पे -1 आ गया, ये आगे वाला एज इट इज। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस बन गया, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन काट दो, ds से ds काट दो, ई एक्स डैश है, ई एक्स डैश ई एक्स के इक्वल आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना एंटर हुआ था ना उतना ही बाहर निकल गया, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ईएम वेव के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कल ही समझाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो साइन की फॉर्म में होता है, साइन की फॉर्म का मतलब इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। लेकिन इस फॉर्मूले ने तो, इस डेरिवेशन ने तो प्रूव कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इसका मतलब गलत है, क्या गलत है, हमने जो सपोज किया था ना कि जिस डायरेक्शन में ईएम वेव ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, ये सपोजिशन रॉन्ग है हमारी, इस पोजीशन रॉन्ग मिल गई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके अलोंग नहीं हो सकता, तो किस डायरेक्शन में हो सकता है, इससे परपेंडिकुलर हो सकता है, और परपेंडिकुलर हो गया तो ईएम वेव का नेचर है वो ट्रांसवर्स है, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव किया हमने। कुछ भी पूछना तो बताओ, इसमें किसी को भी कुछ पूछना हो तो बताओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आएगा।
सर हाँ बोलो। सर ये मतलब एग्जाम में पूरी रॉन्ग डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी वैसे देखा हाँ जाए मैथ, हाँ 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 बिल्कुल। मैथ में कई बार नहीं करते वो, सपोज मान के और लास्ट में कह देते हैं सपोजिशन इज रॉन्ग। करते थे क्या मैं इसमें से? तो। हाँ तो उसी यस। तरह से हमने जो मान के चले थे वो गलत है ना? तो इसका मतलब सही क्या है? हमने तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड माना, तो जो माना था वो गलत है। तो सही क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, तो किस डायरेक्शन में हो सकता है? इससे परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ऐसे लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, कि ईएम वेव में एनर्जी कितनी है। एनर्जी 5 मिनट और रहते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन कर जाओगे डिस्कनेक्ट होने के बाद। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी है ना? दोनों फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ईएम वेव की एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, तो एनर्जी को यू से डिनोट कर देते हैं, स्टोर्ड एनर्जी उसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में तो नीचे ई लगा दिया, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो भी एनर्जी है उसको हमने ऐसे याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला इसका डेरिवेशन नहीं है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर है तो बी लगा दिया नीचे। इसका फॉर्मूला हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ई स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड है तो बी स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट यहाँ पे लगता है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एब्सोल्यूट कहते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसका कांस्टेंट तो म्यू नॉट होता है और इसका कांस्टेंट नीचे आता है, ये ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम ये परमिटिविटी लेते हैं, ये है परमिएबिलिटी, ये ना उल्टा बोल गया, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी इतनी स्टोर होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सीधा ये जो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये डिवाइड होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें जो ई लिया है ना, ये आरएमएस वैल्यू है, इसमें जो भी ई लिया है ये आरएमएस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें जो भी बी लिया है ये आरएमएस वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में रिलेशन हमें पता है ना? तो अगर आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में अगर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछे तो ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। व्हाट इज ई? आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी पूछे तो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। व्हाट इज बी? बी इज आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इतना है। इनका फॉर्मूला हम थोड़ा कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो देखो कन्वर्ट करके लिखेंगे, ये एज इट इज, ये हाफ, ये एज इट इज। इस आरएमएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस आरएमएस की जगह हम लिख सकते हैं ई नोट बाई रूट टू, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू होती है ई नोट बाई रूट टू, हमने डेरिवेशन पढ़ा था। और इसका क्या स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कर दिया स्क्वायर। नीचे रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 1/4, ये एज इट इज। और ये ई नोट स्क्वायर, इसका मतलब आरएमएस की फॉर्म में लिखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में, तो फॉर्मूला ये है। और उसकी पीक वैल्यू की फॉर्म में लिखोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखोगे तो नीचे 4 आएगा। ऐसे इसमें कर लेते हैं, यू बी हाफ म्यू नोट तो नीचे एज इट इज ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड है ना, और आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड है, इसको भी ऐसे लिखते हैं बी नोट बाई रूट टू, इसको भी ऐसे लिखते हैं बी नोट बाई रूट टू। और इसका स्क्वायर है